हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसका टॉपिक है नीट 2020 फिजिक्स एनालिसिस। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जिसमें हमें पूछा गया है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज़ नॉट वैलिड। तो आपको पता है जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है वो वैलिड है सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, यानी जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे H हो गया यानी हाइड्रोजन हो गया, या हीलियम प्लस हो गया, या लिथियम प्लस प्लस हो गया। ऐसे जो भी एटम्स होते हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहता है उसके लिए बोहर मॉडल ऑफ एटम वैलिड है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शंस और अलग अलग इंटरेक्शन होने लगते हैं, तो ये मॉडल वैलिड नहीं होता। तो आइए हम ऑप्शन देखते हैं। पहले He+, तो ठीक है, ये हाइड्रोजन लाइक एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। ड्यूट्रॉन एटम यानी ड्यूटेरियम, तो यहाँ पे भी ये वैलिड है क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। फिर है सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि नियॉन के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें से अगर हम नियॉन प्लस बनाएंगे तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ना कि सिंगल इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है बोहर मॉडल ऑफ एटम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए वैलिड होता है, तो ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए भी वैलिड है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम के लिए नॉट वैलिड है बोहर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज़ LCR सर्किट से। इसमें हमें पूछा गया है अ सीरीज़ LCR सर्किट इज़ कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज सोर्स व्हेन L इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट, यानी जब हमने इंडक्टर को रिमूव किया द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज़ π/3। इफ़ इंस्टेड C यानी कैपेसिटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस इज़ अगेन π/3 बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज़, तो पावर फैक्टर आपको पता है होता है cos phi। तो हमें यहाँ पे cos phi का वैल्यू बताना है इस सर्किट के लिए क्या होगा। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो आपको पता है दोनों भी केस में π/3 ही आ रहा है, यानी XL और XC का वैल्यू सेम है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है रेजोनेंस में है। और आपको पता है रेजोनेंस में जो फेज़ डिफरेंस होता है वो होता है 0, इसलिए यहाँ पे फाई का वैल्यू हो जाएगा 0 और cos फाई यानी cos ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा 1। तो यानी यहाँ पे cos फाई यानी पावर फैक्टर का वैल्यू हो जाएगा 1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको आता होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि L और C का जो दोनों भी फेज़ डिफरेंस आ रहा है वो सेम है। तो ऐसे केस में जो सर्किट है उसमें XL बराबर XC होगा, यानी इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल होंगे। इसकी वजह से ये एक रेजोनेंस में सर्किट है। और यहाँ पे cos फाई यानी cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन से। इसमें हमें पूछा गया है अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस इन इट टू अ हाइट h। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। Another capillary tube of radius 2r is immersed in the water. The mass of water that will rise in the tube is। तो आपको पता है जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अगर हमने रेडियस को 2r किया तो मास भी डबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में पहले 5 ग्राम था तो नेक्स्ट केस में 10 ग्राम होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो अगर आपको ये सिंपल सा रिजल्ट पता है तो आप इजीली इसका मार्क करके आ सकते हैं आंसर, जो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर इज़। तो अगेन वेरी सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है डी थीटा का वैल्यू होता है 1.22 लैम्डा बाई ए। तो यहाँ पे ए यानी होता है अपर्चर का डायमीटर। तो अपर्चर का डायमीटर आपको 2 मीटर दिया गया है और आपको लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट है 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर के लिए आप 10⁻⁻9 मीटर लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा डी थीटा का वैल्यू यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का वैल्यू 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियंस। तो इससे अगर आप ऑप्शन मिलाएंगे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा गया है द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो आपको पता है अगर आपने थर्मिस्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें PTC और NTC थर्मिस्टर होते हैं। तो NTC वाला जो होता है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं जो थर्मिस्टर बनाते हैं वो तो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इंसुलेटर ओनली नहीं हो सकता, सेमीकंडक्टर ओनली नहीं हो सकता,
मेटल्स में तो आपको पता है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिखता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, ना कि डिक्रीज़ होता है। अगर आपको देखना है तो इस केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज़ होना चाहिए, यानी ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए। तो ये खाली इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा, यानी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में हो सकता है, मेटल्स में नहीं। तो इससे अगर आप देखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें पूछा गया है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफेराड। With the introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes 30 microfarad. The permittivity of the medium is, तो हमें परमिटिविटी के वैल्यू बताना है, जो कि होता है एप्सिलॉन। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन रिलेटिव, यानी जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हमें इस एप्सिलॉन का वैल्यू फाइंड करना है, यानी आपको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम पहले रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपको पता है पहले कितना था 6 और अभी हो गया 30। तो 30 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हमें 30 इज इक्वल्स टू 6 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, क्योंकि होता है C डैश इज इक्वल्स टू K इंटू ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा 5। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 5 दिया, लेकिन आप याद रखिए ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू है या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है। आपको परमिटिविटी का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, यानी आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2 के बराबर, यानी 0.44 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये अगेन वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने का एक ही चांस है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली इसको भी सॉल्व करके विद इन 1 मिनट आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन DNA इज़ 10⁻20 जूल। दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज़ नियरली। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो अगर आप देखेंगे 10⁻20 जूल का वैल्यू अगर आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो आप इसे लिखेंगे 10⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। सिंपल यूनिटरी मेथड से अगर आप देखेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻1, यानी हो जाएगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ऑप्शन अगर आप मैच करेंगे तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगेन बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको कन्वर्जन्स आते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएन जंक्शन डायोड से कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें हमें पूछा गया था इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज़ ड्यू टू। तो हमें इंक्रीज इन विड्थ का रीज़न बताना है। तो आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन लेयर का विड्थ तभी इंक्रीज़ होगा जब इसे हम रिवर्स बायस में लगाएंगे। यानी अगर ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये समझिए पी साइड है और ये समझिए एन साइड है, और ये बीच का डिप्लीशन रीजन है। तो यहाँ पे अगर आप रिवर्स लगा देंगे, यानी यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी लगा देंगे और जो एन साइड है उसको अगर आप पॉजिटिव से जॉइन कर देंगे, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है वो इंक्रीज़ होते जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो ये सिर्फ रिवर्स बायस में पॉसिबल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो इस डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो कम होते जाएगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया था क्वांटिटीज़ ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो यानी हमें हीट का अमाउंट बताना है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्पीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 सच दैट R1 इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स R2 थ्रू 1 केल्विन R इन द रेशियो। तो आपको पता है Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा। तो आपको Q का वैल्यू बताना है MC डेल्टा थीटा। तो आपको डेल्टा थीटा दोनों में भी 1 केल्विन है, तो इसको आप अगर Q1/Q2 करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा थीटा कैंसिल हो जाएगा। C दोनों का सेम होगा क्योंकि जो दोनों भी हैं कॉपर के बने हुए हैं, तो दोनों का जो स्पेसिफिक हीट है सेम रहेगा, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं Q इज़ प्रोपोर्शनल टू मास, यानी Q इज़ प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द स्पीयर।
और आपको पता है मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी दोनों का भी सेम होगा क्योंकि दोनों भी कॉपर के बने हुए स्पीयर्स हैं। तो वॉल्यूम अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये एक स्पीयर है तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब। फर्स्ट के लिए अगर हम देखेंगे Q1 और Q2 के लिए देखेंगे तो R2 क्यूब हो जाएगा। तो हमें Q1/Q2 का वैल्यू बताना है तो हो जाएगा Q1/Q2 इज इक्वल्स टू R1/R2 द होल क्यूब। तो आपको पता है R1/R2 का वैल्यू आपको यहाँ से दिया है 1.5 होगा, तो 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27/8। तो अगर आप ऑप्शंस में मैच करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन 4, यहाँ पे करेक्ट आंसर है 27/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स के ऊपर। इसमें हमें पूछा गया है फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रूथ टेबल इज़। तो इसको करने के डिफरेंट मेथड है। आप डायरेक्ट वैल्यूज़ लेके भी चेक कर सकते हैं या आप इसका पहले बूलियन एक्सप्रेशन बना के भी कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको बूलियन से अगर करूँगा तो ये नॉट गेट है, तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा A बार और यहाँ पे जो आएगा वो होगा B बार। ये जब भी और गेट के अंदर जाएंगे तो ये दोनों का सम हो जाएगा, यानी A बार प्लस B बार, और फिर यहाँ पे एक और नॉट लगा है तो इस पूरे के ऊपर एक नॉट लग जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा A बार के बाद डॉट B बार बार, तो यहाँ पे हो जाएगा A इंटू बी। तो आपको पता है A इंटू बी तो एंड गेट होता है, तो आपको चेक करना है कहाँ पे आपको एंड गेट का एक्सप्रेशन दिया गया है। तो अगर हम फर्स्ट में देखेंगे एंड गेट के लिए तो ये एंड गेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 1 पे 1 आता है, तो एंड गेट तो ये नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि इन दोनों में भी 1 आया है। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये भी एंड गेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1 1 पे 0 दिया है। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 1 पे 0 दिया है, तो ये भी हो नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखेंगे 1 1 पे 1 है, बाकी सब में 0 है, तो ये बात सही है। एंड गेट में ऐसा ही होता है, खाली 1 1 यानी जब दोनों भी इनपुट्स हाई रहेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हाई रहेगा, बाकी सारे केसेस में हमारा जो आउटपुट रहेगा वो लो रहेगा यानी 0 रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसको आप वैल्यूज़ लेके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 0 0 वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे 1 1 आएगा और ये 1 1 अंदर जाके यहाँ पे 1 बनेगा और बाहर आके 0 होगा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे 0 0 से 0 आएगा, तो यहाँ पे ठीक है, सही बात है। अगर हम यहाँ पे 0 0 की जगह 1 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 1, यहाँ पे इसका नॉट हो जाएगा तो 0 0, ये अंदर जाएगा तो 0, और ये जब इसका नॉट होगा तो 1 होगा, यानी 1 1 पे 1 आना चाहिए, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर आप थर्ड केस चेक करेंगे, किसी एक को 1 और किसी दूसरे को 0, क्योंकि दोनों में सिमेट्रिकल हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे होगा 1, 0 1 अंदर जाएंगे तो 1, और 1 का अगर हम नॉट करेंगे तो होगा 0, तो यानी 1 0 या 0 1 के केस में 0 0 आना चाहिए। तो चारों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसा लगा आपको ये वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू फ्रेंड्स।